अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। अफगान तालिबान की जानिब से गुज़िश्ता रात चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी के बाद अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया, जिसके बाद अफगान फोर्सेस की तोपें खामोश करवा दी गईं और तालिबान अपने मोर्चे और इलाके छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करने पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा हालात रहे। अफगान तालिबान की हठ धर्मी की वजह से अभी तक वो हालात जूं के तूं हैं। इस्लामाबाद तवील अरसे से अफगानिस्तान की हुक्मरान तंजीम TTA को ताल्लुकात बेहतर करने का मौका देता दिखाई देता है, मगर तालिबान की जानिब से कतर हो, तुर्किया हो, रूस और आखिर में सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात में भी आपने देखा कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ने को अफगानिस्तान तैयार नहीं दिखाई देता। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों मुमालिक के वफूद सऊदी अरब में एक वसी तर अमन मुआहिदे पर चौथे दौर की मुज़ाकरात के लिए मिले, लेकिन किसी इत्तफाक पर नहीं पहुंच सके। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान मुज़ाकरात पर कोई मुआहिदा करने को तैयार है और ना ही दहशत गर्दी को रोकने के हवाले से कोई मुआहिदा करने के लिए तैयार है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता माह की, तो PFC हेडक्वार्टर पर हमले के तमाम दहशत गर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से ही निकला। अब आप ये देखें कि इन तमाम तर मामलात के बाद अगर ये कहा जाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो क्या ये गलत होगा? तफसीली तौर पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं खालिद चिश्ती साहब। सर, मुझे बताएं, क्या अफगानिस्तान एक बार फिर से मार खाने के लिए आ गया? बाज नहीं आ रहा, दोबारा से जंग शुरू हो रही है, क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आपने इनवाइट किया। देखिए, हमारा जो ताल्लुक़ रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, मैं आपके प्रोग्राम में शायद पहली दफ़ा भी कह चुका हूँ कि हमारी बड़ी इमोशनल कनेक्शन रही है 40-45 साल। हम इनको देखते आए हैं कि जब 79 में सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा किया था, तो ये ज़ाहिर है बहुत लाखों की तादाद में बाद में महाजरीन यहाँ पे आ गए थे, इनके कैंप्स थे, फिर मुजाहिदीन ने यहाँ पर ट्रेनिंग की, फिर सोवियत यूनियन को बहुत टफ टाइम दिया और ज़ाहिर है फिर अल्टीमेटली सोवियत यूनियन वापस पुश बैक किया गया और मजबूर हो गया, बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया। आज का आ जाते हैं, पिछले 45 साल से आगे आ जाते हैं। आज भी तकरीबन एवरेज 20 से 30 हज़ार गाड़ियाँ नॉर्मल हालात में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैवल करती हैं। जब समरेज तो कोयटा में रहे हैं, ये GOC रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इनकी ज़्यादा नज़र है वेस्टर्न बॉर्डर पर रही थी उस वक्त भी। दूसरा, 2016 में बदकिस्मती से उससे पहले तक हमने कोई प्रॉपर फॉर्मलाइज वीज़ा के प्रोसीजर को इन्फोर्स नहीं किया था। ये आकर 2016 में फॉर्मल शक्ल हुई है, लेकिन इस दौरान आपने देखा कि बहुत ज़्यादा उनका ना सिर्फ आना जाना था, बल्कि उन्होंने बहुत सारी वेंचरीज और स्लीपर सेल्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए हैं। यार, इंडिया चाहता था, तकरीबन 14 उन्होंने शायद सिफारत खाने बनाए हुए थे हमारे बॉर्डर के इर्द गिर्द। किस चीज़ के लिए बनाए थे? अब जिसका आप जिक्र कर रही थी कि वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इस तरह नहीं रहा। देखिए, जो पहली इनकी हुकूमत थी 1996 में 2001 तक, उस वक्त भी मसले थे, लेकिन कम अज़ कम 3 मुल्कों ने तो इनको रिकग्नाइज किया हुआ था और वो 3 मुल्क थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। अब इन तीनों मुल्कों से किसी ने नहीं किया, तो उनको सोचने की ज़रूरत है। आया उनके गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, डिप्लोमेसी का है, उनकी रेलेवेंस रहने का है, या उनकी कैपेसिटी का है? और मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ों का ये है कि उनकी गवर्नेंस भी इस तरह नहीं है, हमने देख लिया। उनकी डिप्लोमेसी तो हमें नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा एडहेरेंस टू लॉ इंटरनेशनल जितने हैं उस पर नहीं, वो कानून की अमल दरामद ना खुद करते हैं, ना इन्फोर्स कर पाए हैं, और शायद उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो इन हालात में मेरा ख्याल है जो भी हो मजबूरन हमें करना पड़ता है। और मैं कई दफ़ा कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि अफगानिस्तान हमारी कोई चॉइस नहीं है, हमारी फोर्सेस जो है बिल्ड नहीं की जाती कि उनको हमने टेक ऑन करना है, लेकिन बहालत मजबूरी लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ज़ाहिर है हमने बाय कंपल्शन ये करना पड़ता है। एंड दैट इज आवर प्रायोरिटी। समरेज सालिक साहब, मुझे उस एक्सप्लोसिव टनल के बारे में भी बताएं जो कि स्पिन बोल्दक से बनाई गई कि चमन में दाखिल होंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे और यहाँ कार्रवाई करके चले जाएंगे, लेकिन जब फिर पाकिस्तान घुसा उस टनल में तो फिर क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं कमोडोर चिश्ती को मुअद्दबाना सलाम पेश करूंगा, मेरे इंस्ट्रक्टर रहे हुए हैं NDU में। देखिए, जैसे उन्होंने जिक्र किया, बहुत अनफॉर्चुनेट और काबिल मज़म्मत है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक दानिशमंदी और अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहा। मेरे नज़दीक ना तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों से सिंसेयर है और ना ही आउटसाइड वर्ल्ड से सिंसेयर है।
पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जिसने अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, उनके महाजरीन को अपने पास रखा है 40 साल के लगभग, अभी भी मौजूद है। और जो बाकी कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्किया हो गया, फिर कतर हो गया, जिन्होंने के एक अमन की राह तलाश करने के लिए एफर्ट की है, उनको भी सही तरीके से अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरी साइड जो उनके अपने लोग हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज अफगानिस्तान की जो सप्लाई लाइन्स है वो पाकिस्तान के थ्रू गुजरती हैं। अभी तो एक माह से ऊपर हो गया है कि वो ट्रेड रूट्स बंद हैं और वहाँ पे शाही खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। लोग जो है वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो अफगान गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर रही कि वो एक अपने ब्रदर मुल्क के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करे। मेरे नज़दीक जब ये इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हमारे जो कॉमन दुश्मन है, जो बाहर के दुश्मन है, जिसको अभी अफगानिस्तान ने अपना दोस्त बनाया हुआ है जबकि जो कि भारत है, वो इस तरह की सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है। चमन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ राहदारी है जहाँ से कि सारी ट्रेड गुजरती है, वन ऑफ द क्रॉसिंग पॉइंट्स। और वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी करना और पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत करना, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, आई होप कि उन्हें अकल आ जाए और आइंदा इस तरह की एक्टिविटी जो है वो रोक दें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमने सबक उन्हें बहुत बार दिया है मगर वो बाज नहीं आ रहे। और आप ये रात वाला इंसिडेंट ही देख लें, मुझे नहीं लगता कि ये बातों से बाज आने वाले हैं। इनके साथ पता नहीं क्या करेंगे तो ये रुक सकेंगे। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब खित्ते का अमन तो ख़राब कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देखें कि ये अमेरिका के अंदर जो दहशतगर्दी हुई उसके ताने बाने भी अफगान से मिले। आप मुझे बताएं कि आप इसको एज अ रीजनल डीस्टेबलाइजर किस तरह से देखते हैं अफगानिस्तान को? देखें मुनीज़े मोइन साहबा, ख़तरा अब कुछ बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रात भी उन्होंने सुरंग बनाकर बारूदी मवाद उसमें रख कर एक शरारत की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश के जवाब में स्वाम ड्रोन यानी झुंड की हैसियत से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये ड्रोन गए हैं और चुन चुन कर जहन्नम वासिल किए गए हैं। और मेरी इतलात है कि एयरफोर्स भी उस वक़्त तैयार थी, शायद आने वाले दिनों में ये खबर मंजर आम पर आ जाए। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ड्रोन ने जाकर अच्छी खासी तबीयत धुलाई कर दी है, तबीयत साफ़ की है। बात सिर्फ इतनी है कि अफगानिस्तान से आप अमेरिका की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, यार पूरी दुनिया को यार मैं समझ रहा हूं कि ख़तरा पैदा होना शुरू हो गया है। ये तमाम मुल्क के लिए मैं समझता हूं कि इंसानियत से ज़्यादा जो ख़तरा है ना, ये इन अफराद से आ गया। और क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया है कि आप ज़रा अगर गौर करेंगी तो 9000 से ज़्यादा जंगजू जो है वो शाम में अमन हो गया है। और भाईजान वो वहाँ से किराए के जो थे वो वापस आ गए हैं, उनको पैसे चाहिए, मुंह को खून लग गया हुआ है। और बात ये है मनीज़े कि पूरी दुनिया अब इकट्ठी होकर इनको अफगानिस्तान को घर भेजने का वक्त आ गया। आपको गौर करना होगा उन 6 ममालिक पर भी जो दी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके मातहत 6 ममालिक हैं जिनमें रशिया है, कागिस्तान है, बेलारूस है, आर्मीनिया है, ताजिकिस्तान है। ये तंजीम जो है ये नेटो के इत्तेहाद के आर्टिकल 5 की तर्ज पर बनाई गई है। अब जब आप इन 6 ममालिक की तंजीम को देखेंगे तो उसमें आप ज़रा गौर करें, ताजिकिस्तान बॉर्डर पर बशिंदों, चीनी बशिंदों की लाकत हुई है। अब चाइना भी गर्म हो गया, उसने कह दिया कि जनाब अपने बंदों को अफगान बॉर्डर से दूर रहो। अमेरिका में जाके इन्होंने फिर काम लगा दिया, पाकिस्तान के साथ सुरंग खोद रहे। और कौन सा ऐसा मुल्क है भारत के अलावा जिसके साथ इनके ताल्लुकात है? और मैं आपको नहीं मुनीज़े, मैं डिसएग्री हूं। रशिया भी अपने मफादात की खातिर चल रहा है कि मेरे तो दूर ही रहो, मेरे पास ना हो। अदरवाइज रशिया बाउंड है, जो भी मैंने जैसे आप इनने बात की कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और ये 6 मुल्कों की तंजीम में रशिया शामिल है। लेकिन रशिया जो है वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी करेगा। और आखिरी 2 लाइनें मुनीज़े, आपको गौर ये करना पड़ेगा कि अब अगली जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में आपको अफगानिस्तान में हुकूमत चेंज होती नजर आएगी। क्योंकि आप गौर करेंगे हुकूमत में 2 किस्म के अफराद है, एक शरारती टोला है और एक जो है वो ज़रा बेहतर है। जो बेहतर टोला है वो इस वक्त ब्रसल्स में बैठा हुआ है। ब्रसल्स में बैठकर वो यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरा तय कर रहा है कि ठीक है। और आपको आने वाले दिनों में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
अब तालिबान जो अबूरी हुकूमत है ये चलती हुई मुझे मजीद मुनीज़े नजर नहीं। यानी आपका कहना है कि वहां पर रजीम चेंज होगी। मैं चाहती हूँ खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और खबर हमारे पास तो नहीं है और कहीं से आई भी नहीं है, लेकिन जराए से मालूम हो रहा है ये ड्रोन स्वॉर्म्स का इस्तेमाल हुआ है रात वाले ऑपरेशन में और तैयारे का भी जिक्र आ रहा है। तो आपके पास तो अंदर की खबर होती है, आप हमें बताएं कि क्या क्या इस्तेमाल किया गया है अब की बार इनको सबक सिखाने के लिए। नहीं, मुझे से ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पास अंदर की खबर होती है। सिर्फ कुछ भी, क्योंकि हमने इफेक्ट क्रिएट करना होता है। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, चाहे वो आर्मी हो और एयरफोर्स, ख़ास तौर पे इस एरिया में तो ये दो फोर्सेस ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किसने इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मिलिट्री में होता है इफेक्ट क्रिएट करने होते हैं, उसमें मोस्ट सूटेबल वेपन लिया जाता है, चाहे वो ज़मीन से शेलिंग हो या तोप का कोई गोला अगर कारगर होता है तो फिर ज़ाहिर है हमने फाइटर जहाज़ भेजने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें डेप्थ चाहिए होती है तो एयरफोर्स के जहाज़ जिसको बंकर कहते हैं, बस्टर या कोई भी जिस तरह का, या लेज़र गाइडेड वो यूज़ करते हैं वेपन्स। और अगर ज़ाहिर है रिस्क भी होता है अगर किसी वजह से, तो फिर ये ड्रोन इस्तेमाल होते हैं। अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट क्रिएट कर लिया और टनल बस्ट कर दिया है और इसको हाइड आउट को एक्सपोज करके डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर हम इंडिविजुअली सर्विस का क्रेडिट नहीं लेते। और बिल्कुल आपने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हमने बात की कि हमने काउंटर टाइमली किया है, इफेक्टिवली किया, और सिर्फ एक जगह नहीं करते हम। इससे पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था कि जब हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उस वक्त भी ऑलमोस्ट 100 टारगेट जो डेलिबरेट होता था, शायद 5 या 10 अप्रूव किए जाते थे। इसलिए नहीं कि हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं था या इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं थी या हमें एग्जैक्ट पोजीशनिंग उनकी नहीं पता थी। पता कलामी की माजरत, लेकिन ये जो ड्रोन स्वॉर्म है इसके बारे में बताएं। ये वही ड्रोन है ना जो रशिया ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट? ये जो स्वॉर्म या ड्रोन या ये जो लॉइटरिंग मुनिशन होता है मुनीज़े, ये बुनियादी तौर पर एक वेपन होता है, 10 से 20 किलो इसके बाद एक्सप्लोसिव होता है इसके अंदर लगा हुआ, और ये अब बहुत ज़्यादा दुनिया में अब इस्तेमाल, पहले से तो इतना नहीं हो रहा था, अब लोगों में रियलाइजेशन हुई है। ख़ास तौर पर जो मई का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पाक फ़िज़ाइया ने जो 10 तारीख को जो हमले किए थे इंडिया पर, वो ऑलमोस्ट आधे ड्रोन से किए और आधे फाइटर जहाज से। मैं सिर्फ रेशो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके व्यूअर्स अप्रिशिएट कर सके कि कितना ज्यादा अब इस्तेमाल होना शुरू किया है। सर, पूरी कौम अप्रिशिएट करती है। एग्जैक्टली। तो अजरबैजान की अभी आर्मेनिया से जंग हुई थी, उसने तकरीबन मुश्किल से शायद चंद हफ्तों में ये जंग कंक्लूड कर दी थी, क्योंकि तुर्की के बने हुए ड्रोन जो लॉइटरिंग मुनिशन इस्तेमाल कर रहा था और आर्मेनिया के टैंकों को और सबको उसने इतना ज्यादा हिट किया था कि ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उसने वापस ले लिया था, जो आर्मेनिया के पास 30 सालों से उनके ज़ेरे साया या ज़ेरे कंट्रोल था, वो विड्रॉ कर लिया था उन्होंने। तो ड्रोन्स की इतनी ज्यादा नई न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हो गई है, बिकॉज ये एरियल है, लॉइटरिंग होता है, काफी जिद्दत आ गई है और उसके साथ साथ अपग्रेड भी कर लिया गया है सिस्टम को। जाते जाते ब्रेक पर मैं समरेज सालिक साहब चाहती हूँ आप मुझे थोड़ा एनलाइटन कर दें कि बाबे दोस्ती के हालात कैसे हैं, क्या उसको कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं, मुझे मनीज़ा, आई एम सो सॉरी, आई वुड एडमिट कि मैं उस पे ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा करंट नहीं इस वक्त राइट नाउ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मतलब है जो अफगानिस्तान है, जैसे पहले कहा गया कि इट इज़ बिकमिंग अ सोर आई फॉर एंटायर वर्ल्ड, चाहे नेबर्स हैं चाहे यूएस है, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मनीज़ा, मैं एक यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि हमें देखना ये कि क्या रजीम चेंज से अफगानिस्तान का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जिस तरह के एलिमेंट्स हैं, अगर वहाँ पे लड़ाई जारी रहती है इंटरनली, तो हम उसी तरीके से अफेक्ट होंगे जैसे हम पहले अफेक्ट हो रहे थे। मेरी विश ये है कि वो कंट्रीज, रीजनल कंट्रीज, जो कि जिसमें ऑलरेडी उनका एक रोल जारी है, वो हाथ मिला के अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल है। ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगी कि समरेज साहब और साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। गुफ्तगू काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में काफ़ी ऊंची उड़ान भरने का इरादा कर लिया है। तो भी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ मौजूद हैं समरेज सालिक साहब, खालिद चिश्ती साहब, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में ऊंची उड़ान भरेगा
और वो तो हम सभी देख रहे हैं, पाकिस्तान के दौरे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तैयारों की डील के भी मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। फिर दुबई एयर शो में जो हुआ वो भी आपने देखा, किर्गिस्तान के साथ भी पाकिस्तान ने डील की है और तुर्की के साथ भी मुआहिदा किया है, और वो भी आप देखें डिफेंस के हवाले से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले तो सऊदी अरब के साथ किया था। लेकिन खालिद चिश्ती साहब, आप मुझे बताएं अब क्या होने जा रहा है? JF-17 थंडर के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के बाद अब किर्गिस्तान को भी देगा। जी मुनीज़े, ये मैं ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर वाकई बहुत सारे मुल्कों ने पाक फ़िज़ाइयों को अप्रोच किया है। देखिए, जब भी कोई फाइटर जहाज़ ख़ास तौर पर ख़रीदता है कोई मुल्क, तो उसमें 2-3 क्राइटेरिया या स्टेप्स होते हैं। पहला वही होता है, जैसे दुबई में हुआ, डिस्प्ले पर जहाज़ होता है, उसकी परफॉर्मेंस लोग देखते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। फिर एरोबैटिक्स करता है, जो अनफॉर्चुनेटली तेजास का जो इंसिडेंट हुआ उसमें जान के ज़िया को मैं अनफॉर्चुनेट कह रहा हूँ, वो जहाज़ क्रैश हुआ। एरोबैटिक्स या फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखकर जो एनालिस्ट होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, सर्विसेज चीफ या डिफेंस मिनिस्टर वगैरह मौजूद होते हैं, वो एवेल्यूएट करते हैं कि जहाज़ कैसा है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई जहाज़ फाइटर फैसला करने का होता है कि दुनिया ये देखती है कि ये बैटल प्रूवन या कॉम्बैट टेस्टेड है कि नहीं है, और अगर है तो इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। इसी वजह से आपने देखा कि हम कहते थे कि राफेल के शेयर गिर गए, क्योंकि दुनिया ने समझा कि शायद राफेल अच्छा नहीं है, और मैंने कभी भी नहीं राफेल को बुरा कहता। JF-17 थंडर ने 2019 फरवरी में भी, जब अभिनंदन का वाकया था, उस ऑपरेशंस में भी ये जहाज़ शामिल था, अभी भी एक्टिवली शामिल था। रात को जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को JF-17 थंडर भी J-10 के साथ उड़ रहे थे, F-16 के साथ उड़ रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया ने ये देखा कि जहाज़ बैटल टेस्टेड है और कॉम्बैट प्रूवन है, और इसने परफॉर्मेंस दी है। ख़ास तौर पर जब PL-15 की मॉडर्नाइजेशन या अपग्रेड इस जहाज़ पर हुई है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आईसा रेडार जो J-10C में लगा हुआ है वही रेडार होगा या है, और दूसरा PL-15 अपग्रेड किया गया इस मिसाइल, या आपको पहले इस पे फैसिलिटी नहीं थी JF-17 थंडर पे। ब्लॉक 3 में ये ऑप्शन है, जिसका मतलब है लेटेस्ट वर्जन में PL-15 भी कैरी करता है। और PL-15 अगर आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश करता चलूँ, ये वही है जिसने ग्लोबली मेरे हिसाब से आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड शूटिंग की है। 198 किलोमीटर पाक फ़िज़ाइया ने जो शूटिंग की थी, हिंदुस्तान का जो फारदेस्ट जहाज़ मारा था PL-15 से मारा था, बल्कि तमाम के तमाम जो साथ थे वो PL-15 प्लस इसी के J-10 ने मारे थे। मैं आपके व्यूअर्स को फिर रिफ्रेश कर देता हूं कि F-16 हमें मिले थे 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया। 82 में हमें F-16 मिले 40। फिर 8-9 साल प्रेसलर की अमेंडमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें देता रहा कि हम न्यूक्लियर प्लान या प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, इसलिए हमारी सप्लाई जारी रही। इधर सोवियत यूनियन टूटा, 1989 में वापस गया रशिया, वहाँ से रशिया बन गया, मुख्तलिफ मुल्कों में टूट गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे जहाज़ भी रोक लिए, हमारे पैसे भी $658 मिलियन भी F-16 जो हमने किए हुए थे पेमेंट, वो भी रोक ली। एक्चुअली हमने वहां से सीखा कि जब आप एक जहाज खरीदते हैं तो जहाज बेशक F-16 हो या दुनिया का नंबर 1 F-35 हो, आपने ये देखना होता है कि ये जो कंटिन्यूटी होगी सप्लाई की, मेंटेनेंस की और इंजीनियरिंग सपोर्ट की, वो इंश्योर्ड हो सकती है कि नहीं। मैं समरेश सालिक साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सर, मुझे नहीं पता आप इंडियन मूवीज देखते हैं या नहीं, लेकिन सनी देओल जो कि इंडिया के एक एक्टर है, उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर और यकीनन वो आपने भी सुना होगा, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सुना है आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने ये सुना है ना, तो आप देखें कि भारत नॉटम की तारीख पे तारीख देता हुआ नजर आ रहा है, और अब एक नया नॉटम जारी दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने कराची से 200 नॉटिकल माइल के फासले पर अपनी फजाई हुदूद बंद करके दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दी है। क्या कर रहा है भारत? अब मुझे देखिए, मैं जब से हमने भारत को नाको चने चबवाए हैं थैंक्स टू PF पाकिस्तान एयर फोर्स मई 2025 में, उसके बाद से भारत जब तिलमिला रहा है, वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि जिससे विच आर मीनिंगलेस, बट वो शायद समझता है कि ये कुछ करने से मैं पाकिस्तान को डरा धमका लूँगा या मैं पाकिस्तान को एक मुश्किल में डाल सकूँगा। जब मतलब एक तो शुरू में हमने उनको चेकमेट किया कन्वेंशनल डोमेन में, अब जो इंडिया है उसके सिस्टम में बहुत सारी इनएडिक्वेसीज और जो कमियां हैं वो सामने आई हैं, जब उसने एक हमले का रास्ता अडॉप्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ। जब वो हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उसने प्रॉक्सी वॉर को हाइटन किया, टेररिज्म को हाइटन किया। जब हमारे रिसेंटली एक क्लैश हुआ अफगानिस्तान के साथ, तो उस वक्त वो राजस्थान के एरिया में इसी तरीके की एक्सरसाइज के लिए आ गया कि शायद इससे पाकिस्तान घबरा जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर डबल प्रेशर डाला जाए। कोई कामयाबी नहीं हुई। वो उस एक्सरसाइज के बाद या उन्हीं दिनों में उन्होंने बिहार के इलेक्शन जीते,
लेकिन ये भी वो चीज़ें हैं जिनको मैं कहता हूँ खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं। अपने इलाके में वो भागते रहें, इधर से उधर जाएं, इधर से पीछे जाएं, आगे जाएं, लेकिन मुझे कभी ये यकीन है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई करने का चांस नहीं लेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि इस दफ़ा पहले से ज़्यादा कहीं सीरियस उनके साथ काम हो सकता है। बस मैं समझता हूँ कि एक उनकी अपनी ऑडियंस के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह की कार्रवाइयां वो कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपकी क्या राय है? देखिए मुनीज़, बात यह है, बात बड़ी खूबसूरत अंदाज से खालिद चिश्ती साहब ने अभी जो ड्रोन की बात की है, स्वाम ड्रोन की बात की है, उसको पूरी तफसील से आवाम को आगाह कर दिया है। यही मेन पॉइंट है इस वक्त, जो सस्ती जंग लड़ेगा वो ही जीतेगा। अच्छा, जंग लड़ने के लिए उसको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। आप जरा आप गौर करें ना कि अमेरिका और इसराइल ने अगर ईरान के साथ झगड़ा किया तो हुआ क्या? ईरान ने 170 ड्रोन और 120 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए। अमेरिका ने $30,000 का ये ड्रोन ईरान का था, इसके मुकाबले शायद 136 मेरा ख्याल है इसका नाम था, इसके मुकाबले में अमेरिका ने उसके ये जो ड्रोन कराए वो $4 मिलियन। अब $4 मिलियन के तो ईरान का अगर कंपैरिजन करूं तो 160 ड्रोन जो है वो आएंगे। अब सस्ती जंग, महंगी जंग, ये आ गया है। अब आप अंदाजा खुद लगा लें कि अमेरिका और ईरान की जंग में किसका ज्यादा नुकसान हुआ है, ये आवाम खुद ही फैसला कर ले। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब जो दुनिया में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टर्की जो है उसके ड्रोन जो है वो बहुत ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और टर्की ने जिस तरह हमारा साथ दिया भारत की जंग में, वो तो सगे भाइयों वाला सलूक किया है ना। तो अगर आने वाला जो इसी तरह दौर है, और अगर हमने टर्की के साथ मिलकर, मेरा ख्याल है हम कर भी रहे हैं और आइंदा दिनों में जो करेंगे, तो ये जो पाकिस्तान में चीज़ बनेगी, ये ड्रोन पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की चीज़ होगी। जिस तरह खालिद चिश्ती साहब ने कहा कि जो हमारी चीज़ है वो सस्ती भी है, हमें उस पर एतमाद भी है, और ये चीज़ जब आएगी तो फिर अफगानिस्तान है, भारत है, या कोई भी मुल्क है, अल्लाह के हुक्म से आपको टेंशन वाली बात नहीं है। भट्ट साहब, आप जहां मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो क्यों ना फिर से खालिद चिश्ती साहब से अंदर की खबर ले लें। चिश्ती साहब बताइए ना कि आज जरा अवॉइड कर रहे हैं खालिद चिश्ती साहब, उस तरह नहीं हमें खबर दे रहे। लेकिन सर मुझे बताएं, तुर्की पाकिस्तान में कॉम्बैट ड्रोन असेंबली लगाने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे कॉन की फैक्ट्री भी इंडोनेशिया, टर्की और सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान में लगने जा रही है। क्या खबर है आपके पास? देखिए, जो फाइटर जहाज की है वो कान का तो पहले भी उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन पाकिस्तान अपना खुद भी एक जहाज PFX बना रहा है, PFX पाकिस्तान फाइटर जहाज, वो उस पर काम हो रहा है सीरियसली। अब जाहिर है बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी या कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से उसका स्टेज नहीं मैं शेयर कर सकता कि वो कहाँ पे है इस वक्त, किस स्टेज पे है। एक बात जो आप कह रही हैं कि ड्रोन्स और लॉटरिंग और इस तरह के जो वेपन्स बनाने हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको चलें, आप कह रहे हैं कि कुछ बताएं तो मैं ये बता सकता हूं कि वो पाकिस्तान में पहले ही बन रहे हैं। अभी जो हिंदुस्तान को हमने फेंके थे सारे के सारे, जो मैं 10 तारीख को, जो मैं हमेशा कहता हूं कि 65 की जंग से ज्यादा हमने वो 5 घंटों में, उसकी 17 दिन की जंग थी, ये 5 घंटे का ऑपरेशन था, उससे ज्यादा टनेज हमने फेंकी थी। उसमें 50% मुनीशन यही था जिसके हम बात करें। और आप शायद सुनकर और ज्यादा हैरान होंगी कि उसमें से तमाम का तमाम मेड इन पाकिस्तान था। हमारी नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है लोकल, उन्होंने बनाया था और अभी भी बना रहे हैं। तो इसमें तो हमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड भी होना चाहिए कि अब हम किसी पे ना तो डिपेंडेंट है, हमारी सैंक्शंस हो जाएंगी, हमारे स्पेयर पार्ट्स रुक जाएंगे, हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, या हमारा सिस्टम अपग्रेड नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो पुराने सिस्टम पे ऑपरेट करेंगे। सब कुछ अब पाकिस्तानी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, पहले होता था हम जरूरतमंद थे, हम दुनिया के पास जाते थे कोलैबोरेशन के लिए कि हमें दें, स्पेशली जब F-17 थंडर बना था तो उस वक्त कोई हमें रेडार देने को तैयार नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स देने को तैयार नहीं था, इंजन के बड़े मसले हुए। अब उल्टा हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया हमसे कोलैबोरेशन चाह रही है कि हम कोलैबोरेट करें। ये अच्छी खबर है मुल्क के लिए, और मुबारक हो पाक फिजाइया को भी और इस मुल्क के लोगों को भी। समरेश साहब, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी तैयारी हो रही है बड़े पैमाने पर डिफेंस के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफेंस की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लगने की जो खबरें हैं वो मौसूल हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है, कितने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है ये सब? मैं चूँकि खुद भी एक सीनियर लेवल पे मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स को डील करता रहा हूँ, तो उस वक़्त मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज़ में टर्की वाहिद कंट्री है
जो टेक्नोलॉजी में हमें सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज टर्की जो है वो इस वक्त स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है। हमने टर्किश स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बातचीत भी सुनी है, टर्किश स्टेल्थ ड्रोन्स की बातचीत सुनी है, और हम उस वक्त अटैक हेलीकॉप्टर्स देख रहे थे जब हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जो हमें थी वो टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर थी T-129 की। ठीक है, मेरी ये ऑप्शन थी कि चाइना और टर्की हमारे दो ऐसे दोस्त मुल्क हैं जो कि हमें ओपन आर्म्स के साथ रिसीव करते हैं, एंड दे आर रेडी टू गिव अस एनीथिंग दैट वी नीड। और वो अभी जो रिसेंट मार्का हुआ इंडिया के खिलाफ उसमें जाहिर भी हुआ। लेकिन उसके साथ एक और हकीकत थी जो अभी भी है कि टर्की को एक्सेस रही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को, लेकिन चाइना की जो एक्सेस थी वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की नहीं थी। चाइना के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स दे वर डेरिवेटिव्स ऑफ रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स, और टर्की के थे यूरोपियन हेलीकॉप्टर्स A-129 जो कि इटालियन हेलीकॉप्टर था। तो वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी। मैंने भी ऐसी चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं कि स्टेल्थ ड्रोन्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का कोई इस तरह का प्लान इज अंडर वे इन पाकिस्तान। ठीक है, यानी बड़े पैमाने पर अब तैयारी की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से भी। बहुत शुक्रिया आपका समरे सालिक साहब। और खासी साहब, मैं जाते जाते कुछ नहीं कहना चाहती सिवाय इसके कि मेड इन पाकिस्तान, बरी देम इन इंडिया। एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से दिफाई इदारों और सरबराह पर तनकीद ने मुल्क को हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया है। पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद और सियासी तारीख हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से सियासी जमातों को छोड़कर दिफाई इदारों पर तनकीद जो देखी जा रही है, जो सामने आ रही है, उस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। सियासत से, हुकूमत से बाहर हुए तो लॉन्ग मार्च और एहतजाज की सियासत शुरू कर दी, बात ना बनी तो फिर दिफाई इदारों पर भी हमला कर दिया, गिरफ्तारी हुई तो जेल में जाकर अफवाज पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। पाकिस्तान दुश्मनों का बयानिया भी अपना लिया। दुश्मन बयानिया की वजह से जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लग गई। जब बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया से हर्जा सराई का आगाज किया जाता रहता है, हम माजी में भी देखते हैं, अभी भी हो रहा है, तो फिर उसके बाद बात बन नहीं रही है। पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने भी टीवी चैनल्स पर इस बात को प्रोपोगेट किया है और वहां पर जाकर इंटरव्यूज दिए गए बानी तहरीक इंसाफ की बहनों की जानिब से, उनका भी जिक्र आया। अगर हम गुज़िश्ता रोज की जो प्रेसर है उसकी बात करें, लेकिन आप देखें कि तहरीक इंसाफ सियासी और कानूनी मामलात को हल करवाने के लिए गैर मुल्की और दुश्मन बयानिए को क्यों अपना रही है? क्या तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात बनने की तरफ गामज़न है? असल मामला क्या है? यही जानने के लिए हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजाब, जिनका ताल्लुक भी इसी जमात से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहब भी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और हुकूमत में सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन आगाज़ मैं करना चाहूँगी नईम हैदर पंजोता साहब से। सर, आपसे जानना ये चाहती हूँ, मुझे बताएं कि आखिर मसला क्या है? सियासत करें ना, सियासत करनी है तो सियासत करें। आप रियासत के खिलाफ सियासत क्यों कर रहे हैं? आप एक शख्सियत को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? कल से हम ये बात सुन रहे हैं और उससे पहले जो बयानिया है वो तो हम रोज ही सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, बड़ी बात वाज़ह है कि आईन पाकिस्तान जो है उसके मुताबिक रियासत के 3 सतून है, अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया। आप ये नहीं कर सकते कि कोई जो है वो सतून दूसरे के अख्तियारात इस्तेमाल करे। यानी कभी आप किसी को दहशतगर्द बना दें, कभी आप कहें कि तालिबान के साथ तल्लक है, कभी आप कहें कि आप तो इंडिया की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, कभी आप किसी को कहें कि आप इजराइल के साथ मिले हुए हैं। तो ये इस तरह के बहतान लगाना, इस तरह की बातें करना, ये ठीक, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप माजी में चले जाएं तो ये PMLN, इसके जो जितने बाकी इत्तेहादी हैं, वो तमाम के तमाम, पीपल्स पार्टी हो या दीगर हों, ये तमाम के तमाम बातें करते रहें, खुल के बातें करते रहें। लेकिन अभी मामला कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि हुज़ैफा रहमान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सर, वैसे तो आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक बात ड्राइव करने की फील्ड मार्शल साहब ने भी की है, और वो ये कहते हैं कि अब जो मईशत है, जो मुल्क है, जो हुकूमत है, वो यहाँ से ऊपर ही जाएगी, तरक्की की राह पर ही जाएगी। मुझे बताएं, आपका विजन क्या है? किस तरह लेकर चलना है आगे आपने मुल्क को, मईशत को, मामलात को? और साथ ही साथ आपकी नज़र से भी वो IMF की जो रिपोर्ट थी करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से, वो भी आपके सामने है। तो मुझे बताएं, आपका प्लान क्या है अगले 10 साल के लिए?
एक तो आपके सामने है कि जब हमने मुल्क संभाला था तो जो हालात थे, IMF इस मुल्क से नाराज हो गया था, IMF का पैकेज खत्म हो गया था। ठीक है। बानी तहरीक इंसाफ खुद जलसों में दावे करते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका बनने का बता रहे थे। क्योंकि वैसी माइंस बिछा कर गए थे, वो उन्हें पता था कि ये चीजें अंडू नहीं हो पाएंगी। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहनत से हमने जो है वो अंडू किया अल्हम्दुलिल्लाह। IMF के जो प्लान है उसको मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए। अब बारी है माइक्रो इंडिकेटर्स की, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी फोकस है। अगले 1 साल में आप देखेंगे कि लोगों को रिलीफ देना, अद्वियात की कीमतों में कमी, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी और बाकी जो माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। जहां तक आपने IMF की रिपोर्ट की बात की, देखिए IMF की रिपोर्ट जो है वो 5300 अरब की कोई करप्शन नहीं है। 5300 अरब को अगर आप डिवाइड कर दें 280 पर तो तकरीबन $19 बिलियन बनते हैं। मुझे तो ये पता 50 खरब की करप्शन का मामला है ये सारा। मुझे अगर आप बात करने दें तो मैं आपको जरूर सर आप बात करें, आप जरूर बात करें, लेकिन साथ ही साथ जहां आप जिक्र कर रहे थे ना कि आपको अपने अगले 10 दिन का नहीं पता, तो बांग्लादेश में जो अपहीवल आया था वो हम सब ने देखा था, मगर उनकी मईशत की जो पॉलिसीज थी वो लॉन्ग टर्म थी, वो नहीं डिस्टेबलाइज हुई। हम अपने टेन्योर्स को अगर काउंट करना शुरू कर दें और मईशत के एतबार से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए तो कोई आए कोई जाए, हमें क्या, पाकिस्तान तरक्की करना चाहिए। आपने बात कर ली तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। लाजमी, अगर आपने मईशत प्रोग्राम करना है तो आप इसको यहीं ब्रेक लगाएं, सियासी गुफ्तगू आप कर ले मेरे साथ डिबेट। सर अगर आप वाकई ड्राइव करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको सुनना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद थे हुज़ैफा रहमान साहब और उनकी गुफ्तगू से जो मेरा जरा सा इख्तलाफ था वो शायद बात पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन चलें शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब आप बताएं आपकी क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुनीज़े, बात यह है कि मुल्क जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर रहा है इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं यार। इसमें तो जो आपके मुखालफीन हैं वो आपकी तारीफ़ें करने लग पड़े हैं। जो आपने भारत को जिस तरह किया है, आपने जो अफ़गानिस्तान के साथ गुज़श्ता रात किया है, आप जो टर्किया के साथ जिस तरह मुआहदे कर रहे हैं वो 7.2 से फिर 7.9 तक वो लम्बियाँ ट्रिलियन दी गल्लां जा रही हैं, तो इसमें तो कोई बहाम है ही नहीं है। सवाल सिर्फ यहाँ पर है कि अगर तमाम कौम मिलकर चलेगी तो मुल्क के लिए मजीद बेहतर होगा। इसके लिए एफर्ट्स हुई, लेकिन दूसरी पार्टी जो पंचोता साहब की पार्टी है उन्होंने इनकार कर दिया। अभी भी पंचोता साहब ने बात की है और उन्होंने फरमाया कि जनाब ये उधर से के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे कि उधर से इल्ज़ाम बर इल्ज़ाम और नाम लेके ये बात की गई और जनाब ये जिस तरह थोड़ा सा हार्ड टॉक की गई उस पर उनको इतराज़ था। और यार पंचोता भाई आप जाने जिगर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जब एक मुलाकात हुई इमरान खान की बहन की और 1 माह बाद हुई और हम सब चीखते रहे कि मुलाकात करवाओ और मुलाकात जिसने करवाई अब वो रो रहा होगा कि क्यों मुलाकात करवाई। मुलाकात करने के बाद बाहर आकर वो खातून फरमाती है, डॉक्टर साहबा इमरान खान की बहन कहती है कि जनाब ये शख्स जिम्मेदार है। और यार कुछ तो खुदा का खौफ करे, पहल कौन कर रहा है, तिबले जंग कौन बजा रहा है। लेकिन पंचोता साहब मेरा आपसे सवाल सीधा ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली के साथ PTI की निगोशिएशन चल रही है, यार को खबर ही दे हमारे प्रोग्राम में क्या है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, कुछ सुलह-सफाई हुई है? देखिए बात यह है कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब की वाज़ेह पॉलिसी है कि इनसे हमारी तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर भी कोई बात नहीं करेगा, चाहे वो हुकूमत हो या चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो। इमरान खान साहब ने इनके हवाले से दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। बाकी रहेगी बात तहरीक चलाने के हवाले से, तो हमारा बिल्कुल तहरीक पे फोकस है। कल 7 को हमारा पेशावर में जलसा है और वहाँ हम जो है वो खिताब हमारे रहनुमा करेंगे और आने वाला मजीद लाएअमल देंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से आपको एहतजाजी तहरीक जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी और ये 1-2 महीनों के अंदर आप देख लीजिएगा कि ये मामला पीक तक जाएगा। अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर क्या लाहे-अमल इख्तियार किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से? देखिए इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि मुज़ामत करनी है, हमने अपने हकूक़ के लिए लड़ना है, जमहूरियत के लिए लड़ना है, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ना है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे। सिर्फ मुलाकात तक का मामला नहीं, हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये तहरीक और कहाँ करेंगे? अडियाला को तो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, कहाँ करेंगे?
देखिए रेड जोन जो है हर जगह के ऊपर डिक्लेयर किया गया। आप दिखा दें पंजाब का कोई एरिया जहां पर रेड जोन ना हो, जहां पर जिस हल्के के अंदर एहतजाज करना जायज हो, तो ये तमाम तरह फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। तो इस तरह जो है अगर आपने मुल्क को चलाना है तो इस तरह मुल्क जो है मजीद पीछे जाएगा। ठीक है पंजोता साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब से कि कल जो प्रेशर हुआ उसके ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। भट्ट साहब, पब्लिक रिस्पॉन्स की भी बात कीजिएगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अब इम्तहान किसका है? मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको कहा था, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों का इम्तहान शुरू हो गया है कि ये मसाइल उनके हैं, ये सियासतदानों के मसाइल है, इन्होंने हल कर रहे हैं। और मैं आपको इस वक्त खबर दे रहा हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक PTI के जो रहनुमा है उन पर लग गई हैं पाबंदियां, बैरून मुल्क जाने की नाव बातें खत्म, ECL में पड़ गए हैं नाम, शाह महमूद कुरैशी का नाम आ गया है, शेख रशीद का नाम आ गया है, उस्मान डार का नाम आ गया, KPK के साबिक गंडापुर साहब भाई का भी नाम आ गया, और लंबी तस्वीर, यानी जितने भी सानिया 9 मई के अफराद और दीगर मुकदमात में लोग हैं उनका नाम ECL में डाल गया। अब वो बाहर नहीं जाएंगे। ये उस ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आला की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये खुशखबरी आ गई है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नईम हैदर पंजोता साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ हुकूमत वक्त से कि हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे और वजीर मुमलिकत हैं वो इस वक्त, मगर सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाई हुई और नए क़वानीन के तहत 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा उस शख्स पर जो कि फ्रंट सीट पर बैठा हो, ड्राइवर के साथ वाली सीट हो खा वो, मगर वो सीट बेल्ट ना लगाए, उस पर चालान तो बनता है। तो गुजारिश है कि उनके घर ही चालान भी भिजवा दिया जाए, क्योंकि क़वानीन की पासदारी करना अवाम पर भी लाहक है और जो अवाम को रिप्रेजेंट करें नुमाइंदगान उन पर भी उतना ही लाजिम है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।